ये तो आप सीख लीजिए। आप अपने आप को जब तक कमजोर समझेंगे आप कमजोर ही रहेंगे, जब आप अपने आप को मजबूत समझेंगे तो मजबूत आप रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं, यानी जो हम लोग लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं, कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो किस रूप में करते हैं। ठीक है, तो किस रूप में करते हैं, देखो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा एयर लेयरिंग। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बडिंग है, कलिकायन जिसे कहते हैं, तो कलिकायन में हम लोग करते हैं माल्टा का प्रयोग। माल्टा जो होता है, इसका थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, बहुत ही मोटा ये चल रहा है आज। तो माल्टा जो है इसमें हम बडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माल्टा में जो है हम इस बडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कलम बांधने में किसका होता है। ठीक है, तो कटिंग और ग्राफ्टिंग आपको पता ही होगा। कटिंग में अनार आता है आपका। ठीक है, और एक आपका आता है आम। आम में जो होता है वो विनियर ग्राफ्टिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखो दूसरा प्रश्न आ गया कि फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का जो कारण है वो क्या है। आशीष करें थोड़ा फास्ट करें। देखिए जब तक चीज़ों को समझाएंगे नहीं, देखिए हाँ हो सकता है इसमें कुछ बच्चे तेज हैं कुछ बच्चे धीमे हैं, तो मैं एक ए लेवल के अनुसार चल रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें तो समझानी ही पड़ेंगी। बिल्कुल, चलिए मनप्रीत, दीपांशु, मानसी, भूपेंद्र, पंकज, आशीष, प्रदीप, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। फूल गोभी के तने में खोखलेपन की जो बीमारी होती है वो बोरान की कमी से होती है। सभी लोगों का आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, हालो स्टेम जो होता है, खोखलापन जो होता है, फूलगोभी में बोरान की कमी से होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, जहाँ पे जानकारी आपको देनी चाहिए वहाँ मैं आपको जानकारी ज़्यादा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट में जो है सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए सल्फर की मात्रा आपको कम से कम 5 से 6 लोगों को तो याद ही करना पड़ेगा, जैसे कि अमोनिया सल्फेट हो गया, अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट हो गया, सिंगल सुपरफास्फेट हो गया, जिप्सम हो गया, जिंक सल्फेट, इन सब में भी आपको याद करना चाहिए। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा सब में 25% से कम ही होता है। तो यहाँ पे अमोनिया जो सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट में ये 24% होता है। कितना होता है 24% होता है। 12% किसमें होता है एसएसपी में, लगभग 11.5% के आसपास होता है सिंगल सुपर फास्फेट में आपका सल्फर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका 24% बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 44 लोग देख रहे हैं, और मुझे देखो कहना ना पड़े क्योंकि आप लोग लाइक कर दोगे ना तो बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक का। ठीक है, चलिए मूंगफली में दानों की औसत मात्रा जो है कितनी होती है, एवरेज सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दाने का परसेंटेज आपको बताना है कितना परसेंट दाना होता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपके फंसते हैं। कोई बात नहीं मनप्रीत। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, क्योंकि सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और आपको भी अब समय है अच्छी सी तैयारी करने का। तो देखो मूंगफली में जो होता है, अगर दानों का परसेंटेज हम बात करें तो वो डायरेक्ट एक फैक्ट है कि 70% आपका होता है, 30% जो होता है उसका छिलका होता है। ठीक है, और इसमें भी देखा जाए तो 45% जो है आपका इसमें क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, और 26% जो है प्रोटीन मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का कौन सा देश करता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चीन पहले नंबर पे है, भारत जो है दूसरे नंबर पे है। ये ध्यान रखिएगा मूंगफली के विश्व में उत्पादन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की जो पौध रोपाई हो जाती है कितने दिन में हो जाती है। किसी को पता है डेपोग विधि के बारे में तो बहुत जल्दी से कमेंट करके वो लिखे, क्या है डेपोग विधि, किसी को पता है। देखो इसमें बिना मृदा के जो है या तो फर्श पे या लकड़ी की सतह पे जो गीला करके जो जूट का मतलब एक पॉलीथीन मतलब जूट का जो है हॉट होता है, पॉलीथीन से हम लोग ढक के इसको बनाते हैं। ठीक है, ये जो डेपोग विधि है ये आपकी फिलीपीन से आई है, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में बन सकता है। फिलीपींस एक देश है, वहाँ से जो है ये आई है। और इसका अगर सही आंसर हम लोग बात करें तो ये आपका 12 से 13 या 14 दिन के आसपास होता है। तो 12 डेज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 12 डेज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, देखिए ये जो नर्सरी की विधि है वो आपकी फिलीपीन से आई है, ध्यान रखिएगा। डेपोग विधि की बात हो रही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में भाई देखो गन्ने का रस किसको नहीं पसंद है, कौन आज तक गन्ने का रस नहीं पिया है, लेकिन क्या किसी को पता है कि गन्ने में रस की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। मैं गन्ने में बता ही देता हूँ आपको होता क्या क्या है। ठीक है, मैं इधर एक अभी चार्ट बना दूंगा और देख लो, गन्ने में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि गन्ने में होता क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी लोगों के आंसर जो है बहुत सही आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि गन्ने में क्या क्या होता है भाई, एक बार आप देख लो। तो गन्ना समझ लीजिए गन्ना है भाई, ये क्या है, गन्ना है। ठीक है, ये गन्ने, अब इसमें देखो रस जो होगा ना वो लगभग 70% होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बहुत काम आएगा। गन्ने में जो है रस होता है 70%। चीनी की बात करें 10%। चीनी कितनी, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है कापी में लिख भी रहे हैं, तो कुछ अलग करेंगे तभी जो है आपका नंबर बनेगा। बात करें गुड़ कितना होता है, तो गुड़ ये आपका होता है 12 से 13% के आसपास होता है, लेकिन 12% मान के चलिए। एक राब होता है, राब मैंने खाया है, पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है। तो जो राब होता है ना लगभग 20% होता है, थोड़ा सा शहद की तरह चिपचिपा होता है। अब यहाँ पे अगर हम सीरा की बात करेंगे, एक सीरा भी पाया जाता है, तो सीरा जो है वो लगभग आपका 3.5% के आसपास पाया जाता है। और एक होता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है आपका ये कितना 12 से 13% जो है ये पाया जाता है। जिनको चाहिए भैया इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। एक नंबर जो है आपका ये दिला सकता है। गन्ने से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि रस के बारे में, चीनी के बारे में, गुड़ के बारे में, राब के बारे में, सीरा के बारे में, सुक्रोज के बारे में, और ये सारे डाटा एकदम सही है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना था कि गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी, यहाँ पे देखो 70% दिखा रहा है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया भी था कि गन्ने में जो है रस कितना होता है, तो 60 से 70% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है सीड रेट ऑफ समर क्रॉप ऑफ मूंग। ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, कि कितनी होती है, बताइए। समर जो है समर क्रॉप ऑफ मूंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें देखो सबकी याद करनी पड़ेगी, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है सिलेक्शन में। ग्रीष्मकालीन यहाँ पे दिया है तो कभी भी वो शरदकालीन के लिए या खरीफ ऋतु के लिए या जायद के लिए कभी भी पूछ सकता है, फ्री रहता है, यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं तीनों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की, ग्रीष्मकालीन का मतलब है जायद के लिए पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है, जायद के लिए पूछ रहा है। जायद के लिए आपका 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, यहाँ पे किस विकल्प में मिलेगा, तो 20 किलोग्राम आपका मिलेगा यहाँ तीसरे विकल्प में। ठीक है, 20 किलोग्राम से 22 किलोग्राम होता है, ठीक है, मतलब 20 से प्लस होता है, तो 20 से प्लस अगर हम लोग रखेंगे तो ये इसमें 25 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जायद के लिए बात हो रही है। अगर आप खरीफ के लिए यही कर रहे हैं तो ये आपका खरीफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें 18 के आसपास चलता है, तो खरीफ जो है आपका यहाँ पे 15 से 20 हो जाएगा, ये आपका जायद हो जाएगा। और अगर मिश्रित कर रहे हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 किलो आपका किलोग्राम पर हेक्टेयर बहुत पर्याप्त है। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपका बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर आपका मेहनत करना व्यर्थ जाएगा। और मेहनत भरपूर करिए ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। पौधों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई। ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, ये बात है लगभग 1850 के आसपास, 1840 से 44 के आसपास की ये बात है, मुझे इतना ध्यान नहीं है लेकिन इसी के बीच की बात है। एक जो वैज्ञानिक थे ई ग्राइश, तो ग्राइश जी ने लौह तत्व की जो है आवश्यकता उन्होंने सिद्ध कर दी है। क्या आपको पता था? देखो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ऑक्सीजन जो है वो दिया है, एक है शेशोर नाम से वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऐसे वैज्ञानिक आपके हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। इन ब्रीड लाइन इन मेज क्रॉप इज मेंटेन्ड बाय, यानी कि मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये मक्के के लिए क्वेश्चन था, यहाँ पे स्वपरागण परपरागण जो है, इन ब्रीड लाइन का जो पूछा है अंतः प्रजात वंशक्रम, अंतः प्रजात वंशक्रम पूछा है मक्का का। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए हम बात करें तो ये मेंटेन करने के लिए आपका एक शिव पॉलिनेशन होता है, यानी कि सहोदर परागण, शिव पॉलिनेशन जो होता है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है इस विधि में, इसमें जो है पहले से ही दो चयनित पौधों का जो है संकरण से जो बीज प्राप्त होता है उसके द्वारा उगे पौधों से इसका परागण कराया जाता है, और इसको कहा जाता है शिव पॉलिनेशन। ठीक है, इनको नहीं पता है वो लिख भी लेंगे साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10 नंबर, सिलेक्शन सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर, यानी कि वर्ण जो है निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 5 नंबर आपका एग्जाम में आना है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है इसमें, वातावरणीय अगर विभिन्नता होने पर जो है सिलेक्शन आपका प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप भी अपना वातावरण पढ़ने का ही बनाए रखें तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो इसको बताओ भाई, 11 नंबर जो है सब जितने लोग हैं छाप दो इसको, कि 1970 में जो है कपास की विमोचित संकर किस्म थी, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वैरायटी। बच्चे इसको याद करके रखते हैं, जुबा पे होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ का है, आपके नेमरा सुंडा में तो ये छपा ही होगा, तो बच्चे इसको याद रखते हैं कि इसका क्या नाम है। चंद्रकांत पटेल एक गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इन्होंने जो है, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। नहीं याद है तो नाम लिख लो, पूछ सकता है एग्जाम में। चंद्रकांत पटेल, ये साहब जो थे गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में जो है पढ़ा रहे होंगे या फिर जो भी रहे होंगे, तो ये फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, और जो कॉटन का नाम है वो H4 है। ठीक है, तो इन्होंने ही विकसित किया भाई 1970 में, और इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।